नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बाजार खुलने के बाद लोगों की आवाजाही बाजारों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही साथ दुकानें जो हैं वो ऑड इवन की तर्ज पर खुल रही हैं। गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग में बाजार नियमानुसार खुले और बंद भी हो रहे हैं। स्वच्छता के साथ साथ हर दुकान पर और हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज करने का काम भी नियमित रूप से किया जा रहा है। बाहरी और शहरों से लोगों की आवाजाही जो हो रही है, इसके मद्देनजर ध्यान रखते हुए मार्केट सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही बाहर से आने जाने वाले वाहन चालकों और लोगों का गोचर में थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं दुकानें खुलने से व्यावसायिक लोगों में भी खासा खुशी देखने के लिए मिल रही है। तो चमोली में बाजार खुलने से काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। ऑड इवन के तर्ज पर ये दुकानें भी खुल रही हैं। तो दुकान व्यवसायियों में कहीं ना कहीं खुशी है, तो वहीं लोग भी थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके को सैनिटाइज लगातार करवाया जा रहा है। सर्वप्रथम सारे व्यापारी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार ने व्यापारियों को थोड़ा रोजी रोटी का काम यहाँ पे आज से खुलवा दिया है। हम चाहते हैं कि समस्त व्यापारी यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करके जो है अपनी रोजी रोटी जो नियमित समय गवर्नमेंट ने किया है उसका हम लोग यहाँ पे भरपूर उसका समस्त व्यापारी पालन करेंगे। तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान देहरादून ऑरेंज जोन में आम लोगों को राहत दी गई है। इसके द्वारा रोस्टर तैयार करते हुए अलग अलग दिनों में अलग अलग दुकानों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई थी, जिसमें सप्ताह में 3 दिन मिठाई की दुकानें खोलने की प्रशासन ने अनुमति दी थी। लेकिन मिठाई कारोबारियों ने इस शर्त पर दुकान नहीं खोली और मिठाइयां कारोबारियों के प्रधान आनंद स्वरूप गुप्ता ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर प्रतिदिन खोलने की गुहार लगाई। इसके पीछे आनंद स्वरूप गुप्ता ने तर्क देते हुए कहा, मिठाइयां दूध और मावे से तैयार की जाती हैं, इसलिए इनको 24 घंटे से और 36 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। जिसके बाद जिलाधिकारी ने मिठाई की दुकानों सहित अन्य कई ऐसी दुकानों को प्रतिदिन खोलने का नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो मिठाई विक्रेता हैं उनमें राहत जरूर दिखाई दे रही है। एक महीने बाद रुड़की के मंगलौर के मोहल्ला मलकपुरा को आखिरकार खोल ही दिया गया, जिसके बाद मोहल्ले वासियों में काफी खुशी देखने को मिली और लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि अब से 1 महीने पहले मंगलौर के मोहल्ला मल्क में एक संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले को सील कर दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। पर प्रशासन की व्यवस्था के चलते देर होती रही और आज रुड़की एसडीएम के आदेश पर नगरपालिका प्रशासन ने स्थानीय पुलिस की मदद से पिछले 1 महीने पहले जो पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया था उसे खोल दिया गया है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी का भी माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो रुड़की में 1 महीने पहले ये पूरा मोहल्ला बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था थी, जिसकी वजह से काफ़ी समय लग गया और आखिरकार आज पूरे मोहल्ले को खोल दिया गया है और ये मोहल्ला अब सील भी नहीं है। खड़े हुए हैं मंगलौर के मलकपुरा मोहल्ले में, जो कि एक मरीज को संदिग्ध पाने पर यहाँ पर इस महल्ले को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। आज प्रशासन के आदेश पर इसे खोला जा रहा है। यहाँ पर बहुत से जो है महल्ले के लोग भी मौजूद हैं और नगर पालिका प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। तो पहले जान लेते हैं कुछ महल्ले के लोगों से कि आखिरकार कितने दिन बाद ये सील खोली गई और किस तरह की इन्हें दिक्कतें थी और अब क्या महसूस कर रहे हैं। ये पहले महीने की 5 तारीख से लगा था और तब से बड़ी परेशानी हो रही थी आने में जाने में और बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन आज बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं इसके खुलने से, जिससे हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। तो वहीं हमारे साथ नगर पालिका के कर्मचारी भी मौजूद हैं। कितने दिन बाद खोला गया और किसके आदेश पर आज ये खोला जा रहा है? यह एसडीएम के आदेश से खोला जा रहा है। इससे क्या नाम स्थिति जैसे सुधार में आती है वो आई है, इसीलिए हमने क्या नाम इसमें ये फैसला लिया है कि इसे थोड़ा सा खोल दिया जाए। यहाँ पर कोरोना संक्रमित वैसा कोई नहीं है।
तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित कोई नहीं था, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है एसडीएम के आदेश पर। नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में ये जो सील हटाई है, उसके लिए यहाँ के लोगों में भी काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हल्द्वानी के गौला नदी में फंसे मजदूरों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है, जिससे दोनों मजदूर सकुशल बाहर आने में सफल हुए। वहीं एसएसपी सुनील मीना ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया। एसएसपी ने रेस्क्यू करने वाली एसडीआरएफ की टीम को 2500 का नाम भी दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं। तो हल्द्वानी में गोला नदी में 2 मजदूर फंस गए थे और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। एसडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया है और सकुशल उन्हें बाहर भी निकाल लिया गया है, जिसके बाद एसएसपी ने एसडीआरएफ की टीम को इनाम भी दिया है 2500 रुपये का। उत्तराखंड सरकार द्वारा बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड वासियों को लाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आज फिर चंडीगढ़, हरिद्वार, देहरादून से 10 बसें यात्रियों को लेकर कोटद्वार पहुंची, जिनमें लगभग 240 यात्री मौजूद थे। सभी को उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम की बसों से कोटद्वार लाया गया। कोटद्वार पहुंचकर सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप करने के बाद सभी यात्रियों को कोटद्वार ग्रासनगंज ग्राउंड में ही करुणा सामाजिक संस्था द्वारा भोजन उपलब्ध कराया गया। उसके बाद बसों द्वारा कोटद्वार पहुंचे सभी यात्रियों को उनके घर भेज दिया गया है। प्रशासन द्वारा अन्य प्रदेशों से आ रहे यात्रियों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छी तरीके से पालन किया गया। उप जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि आज देहरादून से कुल 10 बजे कोटद्वार पहुंची है, जिसमें से 8 बसें कोटद्वार पहुंच गई, जिनमें से लगभग 180 यात्री पहुंचे हैं। सभी को मेडिकल चेकअप के बाद अपने अपने स्थान के लिए बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो जिस राज्य के मजदूर बाहर फंसे हुए थे, जो लोग बाहर फंसे हुए थे, उन्हें लाने का काम तेजी से हो रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार ये कार्य तेजी पर है। आज 10 बसें कोटद्वार पहुंची, जहां पर पहले सभी यात्रियों को खाना खिलाया गया, फिर उनकी जांच की गई है। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप करा के उन्हें उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। ये आज हरिद्वार जनपद से कोटद्वार में आने वाले बसों की संख्या अभी तक जो है वो 8 बसें पहुंच चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि 2 बसें भी आनी शेष है और तकरीबन 180 यात्री कुल आज कोटद्वार पहुंचने वाले हैं, जिनको कोटद्वार से आगे फिर अलग अलग विकास खंडों में जाना है और अलग अलग विकास खंडों के लिए यहाँ पर अलग अलग बसों की व्यवस्थाएँ की गई। इनको रिसफल करके वहाँ पर भेजा जा रहा है। सर कल से अब तक सर टोटल कितनी बस आ गई और कितने यात्री? हम कल देखें तो कल हमारे 5 बसों में करीब 110 यात्री यहाँ पे आए थे और आज 10 बसों में तकरीबन 180 से 190 यात्री आने की सूचना। उत्तराखंड और बाहरी राज्यों में से रुद्रप्रयाग आ रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने गुलाब राय मैदान में स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग सेंटर खोल दिया है, जहां जिले की चारों तहसीलों के अलग अलग बेंच बने हैं। बाहर से जनपद में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन करने की सलाह दी जा रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में 3 मई के बाद करीब 50 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण के बाद डॉक्टरों की सलाह पर क्वारंटाइन किया जा चुका है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि जनपद में आने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और क्वारंटाइन की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। गांव में सरकारी भवनों पर बाहर से आने वाले लोगों की व्यवस्था की जा चुकी है, जबकि उनकी निगरानी के लिए समिति भी बनाई गई है। तो गुलाब राय मैदान में स्क्रीनिंग सेंटर खोला गया है। जनपद में प्रवेश करने वालों की लगातार जांच की जा रही है। तो होम क्वारंटाइन ज़िले के जितने भी प्रवेश द्वार हैं, चाहे वो कलियासौड़ हो, चिरबटिया हो, वहाँ पे चेक नाके बने हैं। वहाँ पे चिकित्सा विभाग की टीम है और सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आने वाला है बिना जांच के ज़िले में उसका प्रवेश न हो। वहाँ पे जो पुलिस की टीम है, जो चिकित्सा विभाग की टीम है, वो ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी व्यक्ति बिना जांच के सीधा प्रवेश न कर सके ज़िले में। और जिसमें भी किसी तरह की कोई शंका, किसी तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं,
उसको तुरंत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाए। और ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी कुलदीप राणा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रुद्रप्रयाग से। कुलदीप, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, किस तरह से जांच हो रही है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है, क्या सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है? देखिए काजोल, क्योंकि अब जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है, वैसे वैसे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनका सब्र का बांध टूट रहा है। लोग लगातार अपने घरों के लिए वापस आना चाह रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग में लोगों की घर वापसी के लिए जो इंतजाम किए हैं, क्योंकि लगातार लोग भयभीत हैं कि कहीं कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोई जनपद में प्रवेश न करे, तो एहतियात के तौर पे जनपद की तमाम जो सीमाएं हैं वहां पे जो जिला प्रशासन है उसमें स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। तमाम डॉक्टरों की टीम मौजूद है। रुद्रप्रयाग का जो खास तौर पे जो श्रीनगर पौड़ी जिले की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पे गुलाब राय मैदान में स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई है। और वहीं पर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे अन्य जिलों से हो या अन्य प्रदेशों से हो, यहाँ पे उन लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है। और उनमें अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। और जो बाहरी प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, खास तौर पे कोरोना जैसे रेड जोन से जो लोग आ रहे हैं, उनको जो सरकारी भवन है। कुलदीप, अब तक कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जांच हो चुकी है और कितने ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ संक्रमण पाए गए हों? जी बिल्कुल, अभी तक रुद्रप्रयाग में कोई भी कोरोना से पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिला है। और 31 जो केस जो लैब टेस्ट के लिए भेजा था कोरोना के टेस्ट के लिए, वो नेगेटिव आए हैं। ये राहत भरी खबर रुद्रप्रयाग जिले के लिए है। लेकिन करीब 100 से ज्यादा लोगों की अब तक जांच हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें से 3000 लोगों ने 14 दिन की अवधि पूरी कर दी है। इसके अलावा जो लोग अभी भी बाहर से आ रहे हैं उनको लगातार गांव के पंचायत भवनों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए कुलदीप। तो रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर गुलाब राय मैदान में यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण खोला गया है। जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभी की जाँच हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और कोई भी ऐसा संदिग्ध मिलता है या संक्रमण मिलते हैं तो उसे आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाएगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण पहाड़ से पलायन कर चुके लोगों के सामने अब जहां अन्य राज्यों में भी रोजगार का संकट पैदा हो गया है, वहीं कुछ जुनूनी लोग जो उत्तराखंड के इन युवाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा भी दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के सत्येंद्र भंडारी ने न केवल प्रेरणा के स्रोत बनने का काम किया, बल्कि इस निराशा और हताशा के अंधेरे में एक उम्मीद भी जगा रही है। अपने पैतृक गाँव कोटली भटवाड़ी में गाँव की बंजर और बेजान 3 हेक्टेयर भूमि पर मेहनत करने के बाद लीची, आम और आंवले के पेड़ों को पिछले 3 सालों से वो लगातार सींच रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मेरी कल्पना इसलिए जागृत हुई कि हमारे गांव के जो बेरोजगार हैं वो बाहर हैं और बाहर बहुत विषम परिस्थितियों में वो लोग हैं। यदि मैं उनके लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसी उद्देश्य के साथ हमने अपने गांव वाले बच्चों के उद्देश्य से मैंने ये फल पट्टी का निर्माण किया हुआ है। इसमें हमने 300 लीची लगाई हुई है और ये 300 लीची में 95% जीवितता है उसकी और वो फल देने लग गए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 2-3 सालों में हमारी अच्छी लीची की पैदावार होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कच्चे तेल में भारी गिरावट के बाद भी पेट्रोल और डीजल के उत्पादों में शुल्क की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्रीय सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाकर खुद की जेब भर रही है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सरकार पर जनता को लूटने का आरोप भी यहां पर लगाया है। तो जहां एक तरफ लॉकडाउन काफ़ी दिनों से देश में हो रखा है, ऐसे में जब लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट दी गई है तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि
जो सरकार है वो जनता को लूटने का लगातार काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में वैसे भी कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में अगर ये दाम लगातार यूं ही बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं भुखमरी की कगार और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मृत्यु की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर अशोक कुमार, महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड ने कहा है कि इस तरह की अफवाह बहुत ही शर्मनाक है। इस मामले पर एसएसपी देहरादून को मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनक बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में बहुत ही दुखद और शर्मनाक और झूठी जो है फेक न्यूज़ फैलाई गई, उस पर हमने तत्काल संज्ञान लिया है। एसएसपी देहरादून को आदेशित किया है कि इस पर इमीडिएट एफआईआर करें और ऐसे जो भी इसके दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करें। और ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, ये खबर, ये अफवाह लगातार फैलाई गई थी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मृत्यु की, जो कि झूठी अफवाह है। ऐसे में बड़े फैसले लिए गए हैं, कड़ी कार्रवाई की गई है। किस तरह से अब अपडेट मिल पा रहा है इस खबर पर? बिल्कुल काजोल, आपको बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की झूठी मृत्यु की खबर को फैलाया गया, उसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी से काम कर रहा है। और अपराध एवं कानून व्यवस्था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का साफ तौर पर कहना है कि एसएसपी देहरादून को कड़े निर्देश दिए गए हैं, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए और तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो घटना हुई है ये काफी शर्मनाक है। पवन, क्या अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है कि ये कहां से अफवाह फैली, किसने फैलाई है, किसके थ्रू फैली है? अभी पुलिस के द्वारा कोई भी आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जो अफवाह फैलाई गई थी उनके सभी तथ्यों की जानकारी ली जा रही है। साइबर क्राइम को इस घटना की पुख्ता जानकारी और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं और साइबर क्राइम की ओर से इस पर कड़ी नजर बनाई गई है। जो भी सोशल मीडिया पर इस तरीके की अफवाहें फैलाएंगे उसके लिए भी एक सबक बने हुई है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देहरादून में सोशल मीडिया पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निधन की अफवाह जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैली थी और झूठी अफवाह, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं कि जिसने भी ये अफवाह फैलाई है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह लगातार फैल रही थी कि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया है। ऐसे में यह अफवाह जो है वो झूठी निकली, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। एसएसपी से देहरादून के जो एसएसपी हैं उनको सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो ताकि जो अपराधी हैं वो सामने आ सके। साइबर क्राइम भी लगातार इस पूरे मामले में जाँच कर रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये जो अफवाह फैली थी वो कहां से फैली थी, किसने फैलाई है, क्या नाम है। ऑर्डर लगातार दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मेहता द्वारा की गई गलत टिप्पणी और गलत पोस्ट डालने पर गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोईवाला कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोतवाल ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। तो डोईवाला में सीएम के खिलाफ गलत खबर और गलत पोस्ट डाला गया था, जिसके बाद काफ़ी गुस्साए हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो नजर आए। डोईवाला कोतवाली में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और केस भी दर्ज कर लिया गया है।
तो सीएम कैंप कार्यालय प्रभारी भाजपा नेता दिनेश सजवान ने ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने जांच की बात कही है। विषय